हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस को लोग पैराफिलर्स से कंफ्यूज कर देते हैं। जब हम कंफ्यूजन की बात करें तो आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पैराफिलर्स का मतलब है जहाँ पे आपको 3 से 4, 4 से 5 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ मिले, उसमें से कभी पहले की लाइन एलिमिनेट कर दी जाती है, कभी लास्ट की लाइन एलिमिनेट कर दी जाती है और कभी कभी कोई मिडिल लाइन भी एलिमिनेट कर दी जाती है। और आपको जज करना होता है कि नीचे दिए हुए 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पैराग्राफ में करेक्टली यूज होना चाहिए। वो तो होता है पैराफिलर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस में से एक थोड़ा सा चेंज है। क्या? वहाँ आपको 4 से 5 लाइनें मिली, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट्स, मिनिमम 1 स्टेटमेंट मिलेगी क्वेश्चन में। अब उस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आपको समझना है और उसके बाद दिए हुए 5 ऑप्शंस में से आपको जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो उसी स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब उसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ आगे एक्सप्लेन कर रहा है। आपको उसकी मीनिंग नहीं बतानी है, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है आपको उसकी मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बतानी है। आपको उसको ये बताना है, आपको उस ऑप्शंस में से ये सिलेक्ट करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट के आगे आप कौन सा सेंटेंस लगा सकते हो जो उसी के बारे में कुछ बात कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन उस स्टेटमेंट से रिलेटेड मिले। हो सकता है 5 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे हों जो तीनों स्टेटमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में ही दिए हुए हैं। स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में दिए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सारे स्टेटमेंट एक साथ मार्क नहीं कर सकते, आपके लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा। भले ही वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन आपको ये भी जज करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट यूज है उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है कि 5 ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शंस सेम सब्जेक्ट के थे उन तीनों में से उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है जो स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मीनिंग नहीं बताएंगे, एड ऑन्स नहीं बताएंगे, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बाद लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शंस अपने कि डायरेक्शंस में क्या दिया हुआ है। हियर आर द डायरेक्शंस। इट सेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट एंड 5 चॉइसेस आर गिवन। हर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें 5 चॉइसेस हैं। सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द चॉइसेस, चॉइसेस के बीच में से आपको सिलेक्ट करना है द मोस्ट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट एंड मार्क इट्स नंबर एज योर आंसर। लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, ये जो शब्द दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन फॉर्म करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेटमेंट कहीं और से रिलेटेड लिख दिया और दूसरा स्टेटमेंट किसी और चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको जज करना है कौन सा स्टेटमेंट होगा जो आपके सेंटेंस के साथ लॉजिकल कनेक्शन फॉर्म करेगा और उसी का नंबर होगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन is bacteria have a wider distribution than any other living organisms। देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, कह रहे हैं बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है? वाइडर है, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला और सबसे ज्यादा जगह पर पाए जाने वाला इस बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब आपको स्टेटमेंट फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से A, B, C, D और E में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो उसे लॉजिकली कनेक्ट करने का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए पहला लिखा है एज दे आर यूनिसेल्यूलर एंड एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। ठीक है, कह रहे हैं बैक्टीरिया का वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से है क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, मतलब एक सेल के होते हैं और उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। देखो यहाँ पर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है, हमने 2 चीज़ों को कंपेयर किया है, हमने बैक्टीरिया और उसके साथ बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया है, राइट। और जो बेसिस है जिसके बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेसिस है वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो हमारा ऑप्शन है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ना कोई कनेक्शन रखना चाहिए। ठीक, आगे लिखा है बिकॉज दे कैन फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन वाटर एज वेल एज लैंड। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं क्योंकि वो एयर में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी और उसके साथ साथ लैंड पर भी पाए जा सकते हैं। तो जब स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आया कि एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकते हैं और लैंड पे भी हो सकते हैं,
तो यहाँ स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि ये बन सकता है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हम मार्क कर सकते हैं। बट आगे पढ़ते हैं, हो सकता है इससे बेटर स्टेटमेंट कोई मिल जाए। फिर आगे लिखा है बिकॉज दे अकर इन लार्ज नंबर्स इन एयर, सॉइल एंड वाटर। देखो जो हमने बोला यहाँ पर एयर यहाँ पर भी गिवन है, लैंड की बात हुई, सॉइल यहाँ पर भी गिवन है, वाटर की बात हुई, वाटर यहाँ पर भी गिवन है ना। हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है तो एयर, वाटर और लैंड ये तीनों चीजें बी और सी दोनों में दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये जब तीनों जगह पर अवेलेबल है तो हमें बी और सी में से क्या सिलेक्ट करना है। लेट्स सी डी में क्या दिया हुआ है। कह रहे बिकॉज दे कांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अच्छा, कह रहे अगर वो अपना फूड, इसलिए क्योंकि वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। फूड बनाने का कोई रिलेशन क्या डिस्ट्रीब्यूशन से है, क्या उनके ज्यादा जगह पर पाए जाने से है? नहीं है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर हमने कहा एज दे आर क्विक टू स्प्रेड एंड आर स्ट्रॉन्ग इन सर्वाइवल। यहां पर आपका स्टेटमेंट एक कनेक्शन ला सकता है जो कह रहा है कि वो क्विक टू स्प्रेड है, मतलब जल्दी ही फैल जाते हैं और सर्वाइव बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इस वजह से वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो अगर हम ये बोलते कि बैक्टीरिया ज्यादा दिन तक जीता है, अगर हम ये बोलते कि बैक्टीरिया ज्यादा दिन तक जीता है, अगर हम उसके लाइफ स्पैन को डिफाइन करते, अगर हम उसके लाइफ स्पैन को डिफाइन करते तो हम इस स्टेटमेंट को लगा सकते थे। या फिर अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ स्प्रेड पे ही खत्म हो जाता, स्प्रेड के बाद कुछ ना दिया होता, एज दे आर क्विक टू स्प्रेड, अगर इतना दिया होता कि वो जल्दी से फैल जाते हैं इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जगहों पर हो जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन करेक्ट हो सकती थी। लेकिन अगर सर्वाइवल की बात करोगे तो सर्वाइवल किस पे डिपेंडेंट होता है? जिंदगी पे, लाइफ पे, है ना। और लाइफ की कोई भी बात स्टेटमेंट में हमारे नहीं गिवन है, जिसकी वजह से ई ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास देखो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज से कोई मतलब नहीं था। अब हमारे पास जो बचे हुए ऑप्शन है वो बी और सी है कि हमें बी सिलेक्ट करना है या सी सिलेक्ट करना है। ठीक, कह रहे बिकॉज दे कैन फ्लाई इन एयर, एयर में फ्लाई कर सकते हैं, एक चीज वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं वाटर पे और लैंड पे। देखो बैक्टीरिया क्या वॉक करने का काम कर सकता है? क्या कोई वो मैमल है? क्या वो कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जानवर है? नहीं। तो वहां पर वॉक करने वाला सेंस ही खत्म हो गया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज दे अकर इन लार्ज नंबर्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा क्यों है? बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनकी प्रेजेंस ज्यादा क्यों है, ये हर फील्ड में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये लार्ज नंबर में अकर करते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, तीनों ही चीजों में। तो इसकी अकरेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है किससे? डिस्ट्रीब्यूशन से। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि उनकी अकरेंस भी कैसी है? लार्ज नंबर्स में है, बहुत ज्यादा की तादाद में पैदा होते हैं, इस वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा हो जाता है। और सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, सिर्फ हवा में नहीं, सिर्फ सॉइल में नहीं, बल्कि वाटर, इन तीनों जगहों पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स सी की सी, बिल्कुल सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड इट सेज the owners of private educational institutions have conveniently stepped into the shoes of shrewd businessmen due to the absence of government control over them। ठीक है, कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके ओनर्स वो कन्वीनियंटली शूज ऑफ श्रूड बिजनेसमैन, जो अमीर घर के लोग हैं, अमीर बिजनेसमैन हैं, उनके शूज में ये स्टेप इन हो चुके हैं, मतलब अपनी जगह बना चुके हैं बहुत आराम से, कन्वीनियंटली, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर देम। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, इसी वजह से। ठीक, फिर कह रहे हैं, अब देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, तो हमने जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके ओनर्स के बारे में। ठीक, कि वो किस तरह से श्रूड बिजनेसमैन को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल उनके ऊपर इस समय नहीं है, इस वजह से। अब आपको स्टेटमेंट बताना है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करें। लेट्स सी, कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। अच्छा, कह रहे हैं क्योंकि जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट में जो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इसको आप नीचा नहीं दिखा सकते हो। अंडर एस्टिमेटेड मतलब आप इसको नीचे नहीं रख सकते हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो क्या
इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की सोसाइटी की डेवलपमेंट से एब्सोल्युटली बहुत बड़ा लिंक है कि अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो तो लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन होना ज़रूरी है, राइट। ये दोनों के बीच में तो कनेक्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के बीच में तो कनेक्शन है, लेकिन क्या यही कनेक्शन श्रूड बिजनेसमैन और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिफाइन कर रहा है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से श्रूड बिजनेसमैन को लूटने का काम करते हैं या फिर किस तरह से उनको उनसे बेनिफिट लेने का काम करते हैं? क्या पहला स्टेटमेंट इसको किसी तरह से डिफाइन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे स्टेटमेंट में गिवन है वो बात कर रहा है नेगेटिविटी की, है ना, क्योंकि ये यूटिलाइज करने का काम, यूटिलाइज भी पॉजिटिव वर्ड होगा, एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं जहां पर गलत तरह से यूज किया जाता है। और ए वाला ऑप्शन जो है वो ये बता रहा है कि एजुकेशन हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन नंबर ए में पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ है, इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बी में लिखा है द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स to educate the vast population resulted in the mushrooming of private institutions। अच्छा, किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें मशरूमिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता हो तो लकड़ियाँ जो सड़ जाती है, वैसे तो मशरूम हमारे घर में हम जो खाते हैं मशरूम वो अलग मशरूम होता है, ठीक, लेकिन मशरूमिंग एक्चुअल वर्ड आया कहाँ से, मशरूम शब्द आया कहाँ से है? जब लकड़ियाँ गीली हो जाती है, सड़ने लग जाती है, तो उसके ऊपर आपने पतले पतले स्टिक वाले मशरूम देखे होंगे कभी, है ना, तो उसको कह रहे हैं मशरूमिंग। मशरूमिंग का मतलब ही ये होता है कोई ऐसी चीज़ जो अनवांटेड है, नॉट रिक्वायर्ड, जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है सोसाइटी में, उस चीज़ को उत्पन्न करना, उस चीज़ का आगे प्रमोट करना, उस चीज़ को, उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना इज व्हाट वी मीन बाय मशरूमिंग, ठीक। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की जो इनएबिलिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सक्षम नहीं है, असक्षम है किस चीज में, टू एजुकेट द वास्ट पॉपुलेशन, जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कंट्री की उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स। इस वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है हर किसी के द्वारा कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, ये कहा जाता है ना। तो कह रहे हैं कि इनकी इनएबिलिटी की वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा नहीं पा रहा है, इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर लोग ऐसा देख रहे हैं कि ये बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है जहां पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग हो सकती है, इस वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं द ओनर्स ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर मोर इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी गेन्स दैन इन इम्पार्टिंग क्वालिटी नॉलेज। ऑब्वियस ही बात है, हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था, डायरेक्टली स्टेटमेंट पे देखो, हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन श्रूड बिजनेसमैन के कन्वीनियंटली स्टेप इन कर चुके हैं उनके शूज में, मतलब उनको एक्सप्लॉइट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और क्यों कोशिश कर रहे हैं या फिर कैसे कर ले रहे हैं वो ये चीज, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल का एब्सेंस है, गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें नहीं कर पा रही है, ठीक। तो अब ये देखो, हम अगर ये कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, तो फायदा कैसे उठा रहे हैं? प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो ओनर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मॉनेटरी गेन्स में, मतलब कि हमारे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो बच्चे हैं वो हमारे पास पढ़ने आ जाए, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल ज़्यादा प्ले करें या फिर वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं दैन इन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ये नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है या नहीं देना है, बस उनको ये चाहिए कि उनका बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, जो श्रूड बिजनेस, जो बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने चाहिए, ताकि अगर वो डोनेशन दे भी तो हमारे पास मॉनेटरी गेन्स हो। तो इनको इससे लेना देना नहीं है कि एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूशन में अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन आप बना सकते हो स्ट्रेट अवे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है एक्सप्लॉइट करने की बात, फायदा उठाने की बात, और वहीं पर बताया है कि किस तरह से फायदा उठाया गया है मॉनेटरी गेन्स लेके, राइट। डी में दिया है पीपल जनरली बिलीव दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लोअर कंपेयर्ड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, पीपल इस बात पर विश्वास करते हैं दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लोअर कंपेयर्ड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को
किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लोअर, मतलब अगर किसी का स्टैंडर्ड कम है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकता, अगर उसका स्टैंडर्ड हाई है तभी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकता है। तो पीपल, जो लोग हैं, इसमें बिलीव रखते हैं। तो क्या यहाँ पर लोअर कास्ट और अपर कास्ट को किसी तरह से कंपेयर किया है? नहीं, कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट बिजनेसमैन ने श्रूड बिजनेसमैन को, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने श्रूड बिजनेसमैन को टारगेट करने की बात करी है। अदरवाइज यहाँ पर दो अलग अलग कास्ट की या दो अलग डिस्क्रिमिनेशन की कोई भी बात नहीं हुई, अलग अलग करने की कोई भी बात नहीं हुई है। नेक्स्ट कह रहा है, इट इज सैड दैट एजुकेशन इज स्लोली गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ बिजनेसमैन हुज मेन कंसर्न इज एनीथिंग बट क्वालिटी इन एजुकेशन। अच्छा देखो, अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ यहां तक लिखा होता या फिर एनीथिंग की जगह यहां पर सिर्फ एक शब्द नथिंग लिखा होता, ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इट इज सैड, ये उदास होने की बात है कि एजुकेशन धीरे धीरे उन बिजनेसमैन के हाथ में जा रही है, एजुकेशन सेक्टर बिजनेसमैन के हाथ में जा रहा है, उन बिजनेसमैन के हाथ में जा रहा है जिनका मेन कंसर्न, जिनकी प्रायोरिटी, जिनका पहला मोटिव क्या है, इज एनीथिंग बट क्वालिटी इन एजुकेशन। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्वालिटी इन एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्वालिटी इन एजुकेशन नहीं होगा। ये सैड होने की बात है। तो बिल्कुल ये बात है, ठीक है, प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथों में जा रही है, लेकिन क्या हम बिजनेसमैन को यहाँ पर रेफर करेंगे? हम बिजनेसमैन को रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं और ये बिजनेसमैन को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, तो इनको खुद हम बिजनेसमैन इस समय नहीं बताएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा गलत हो जाएगा। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। सी में हमने कहा कि हाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बी में कहा कि गवर्नमेंट स्कूल इनएबिलिटी है उनके पास, मतलब वो सक्षम नहीं है पढ़ाने के, ऐसा कहीं से भी आप ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर गवर्नमेंट की बात करी भी गई है तो गवर्नमेंट की बात सिर्फ इतना बोला गया है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उन्होंने अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। सी में हमने कहा था, ए में हमने कहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन एक्सप्लॉइट करने की बात नहीं हुई। हमने नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव नहीं जोड़ सकते, इसलिए ए भी एलिमिनेट होता है और हमारा करेक्ट ऑप्शन फिर से ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका मतलब क्या है, द ओनर्स ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मोर इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी गेन्स दैन इन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो ओनर्स हैं वो पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रादर दैन कि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनके हैं, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो लेट्स सी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गैलीलियो डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप दैट। अच्छा, गैलीलियो ने क्या इन्वेंट किया? ठीक है, गैलीलियो ने डिस्कवर किया क्या? डिस्कवर मतलब क्या? उन्होंने नई चीज निकाली। विद द हेल्प ऑफ न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप, जो नया अभी अभी बना टेलीस्कोप था, उससे उन्होंने क्या खोज करी, क्या डिस्कवरी करी? द सन इज टू नियर टू द अर्थ, क्या सन अर्थ से बहुत ज्यादा करीब है? क्या ऐसा सेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो फैक्ट ही गलत हो गया है ना। फिर कह रहे हैं द मून इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर एंड देयर आर मेनी मोर स्टार्स इन द स्काई। अब देखो एक चीज आप समझ लो कि स्टेटमेंट में आपको क्या बताना है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप से डिस्कवरी क्या करी थी। जब हमने स्ट्रेट अवे किनका नाम ले लिया, हमने जब स्ट्रेट अवे गैलीलियो का नाम ले लिया, जिनकी डिस्कवरी की बात हम कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें मिलके एक फैक्ट को जन्म देते हैं, है ना। और फैक्ट को जन्म देने के बाद आपको ये डिफाइन करना है कि ये फैक्ट इन्हीं से एसोसिएटेड हो। भले आपके सारे ऑप्शंस में कोई ना कोई फैक्ट गिवन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो फैक्ट है, वो जो फैक्ट होना चाहिए, वो टेलीस्कोप की डिस्कवरी और गैलीलियो के द्वारा ही होनी चाहिए। ठीक, तो सन, पहली बात तो यही फैक्ट गलत हो गया कि सन अर्थ के बहुत पास है। फिर देखो दूसरा स्टेटमेंट हमने बोला कि मून एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है एंड देयर आर मेनी मोर स्टार्स इन द स्काई, और बहुत सारे स्काई में स्टार्स हैं, तो ये तो एक कंडीशन है, ये फैक्ट है। फिर कह रहे हैं द अर्थ इज नॉट अ सर्कल एंड मेनी मीटियोर्स फॉल ऑन टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ एक सर्कल नहीं है और बहुत सारे मीटियोर्स क्या होते हैं, अर्थ पे फॉल करते रहते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एस्टेरॉइड्स आर सिमिलर टू मीटियोर्स एंड आर नॉट सर्कुलर इन शेप।
एस्टेरॉइड्स भी मीटियोर्स की तरह ही होते हैं और वो भी सर्कुलर नहीं होते शेप में. अगेन दिस इज अगेन व्हाट करेक्ट. द अर्थ सैटेलाइट इज द मून. मून अर्थ की सैटेलाइट है, ये भी करेक्ट है. अब देखो ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बी, सी, डी और ई चारों फैक्ट्स हैं. ठीक है, चारों फैक्ट है, लेकिन हमें वो फैक्ट सिलेक्ट करना है जो गैलीलियो ने बताया था, जो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, जो गैलीलियो ने खोजा था, और किसके द्वारा, किसके द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा. और ये जो फैक्ट है ये सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. तो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड स्ट्रेट अवे एक आंसर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही उनकी डिस्कवरी थी कि उन्होंने नए टेलीस्कोप से क्या डिस्कवर किया था कि मून एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, और उसके साथ साथ स्काई में बहुत सारे और भी स्टार्स हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, एंड हियर इट इज. द इंडियन मार्केट इज नाउ फ्लडेड विद अ वेराइटी ऑफ वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल्स व्हेन कंपेयर्ड टू द पास्ट व्हेन पीपल हैड अ लिमिटेड चॉइस. ओके, कह रहे हैं इस समय की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट भरी पड़ी है. नाउ फ्लडेड विद का मतलब होता है भरी पड़ी है. भरी पड़ी है किससे? वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल से. मतलब कि बहुत अच्छी पूरी दुनिया में जो अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन सब ऑटोमोबाइल कंपनीज से इंडिया की मार्केट फ्लडेड है. मतलब इंडिया में अब ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो नहीं सप्लाई करता हो. When compared to the past, अगर हम इसी चीज़ को पास्ट से कंपेयर करें जब लोगों के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे गाड़ियाँ खरीदने के लिए. फॉर एग्जाम्पल पहले हम अगर बात करें तो मारुति की खरीद लो, सुजुकी की खरीद लो, स्विफ्ट डिज़ायर खरीद लो, ये बजाज की खरीद लो, ऑल दिस वर देयर, राइट. लेकिन अब आपके पास हर ऑप्शन है, राइट. मारुति, सुजुकी ये सब तो है ही, इसके साथ साथ आपके पास एनफील्ड भी आ गया. उसके साथ साथ आपके पास बाहर की अगर फरारी की खरीदनी है, BMW खरीदनी है, कोई भी बाइक, कोई भी कार आपको अगर खरीदनी है, तो अब इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शंस है एज कंपेयर टू दी पास्ट. अब हमें बताना है कि पांचों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसी के लिए बनाया गया है. चलिए देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इंडियन रोड्स हैव बिकम कंपैरेटिवली बेटर ओवर द इयर्स. पिछले कुछ सालों में, मतलब पहले से अब तक के जो साल इंक्रीज होते चले गए हैं, उन सालों में क्या हुआ है, इंडियन रोड्स क्या हो गई है, बेटर हो गई हैं. तो ये बात हो सकता है करेक्ट हो सकता है नहीं करेक्ट हो, लेकिन बेटर हो गई हैं एक्चुअली में. इंडियन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की में सुधार आया है. सो ऑप्शन नंबर एक फैक्ट है. लेकिन क्या ऐसा है कि इंडिया में पहले रोड्स ठीक नहीं थी इसलिए लोग ऑटोमोबाइल्स नहीं बेचते थे? ऐसी तो कंडीशन नहीं होगी ना. यहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस, ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रेजेंस डिफाइन करना है कि प्रेजेंस क्यों नहीं था. तो रोड्स अच्छी नहीं थी इसलिए प्रेजेंस नहीं था? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द कॉज फॉर दिस. इंडियन इकोनॉमी की जो लिबरलाइजेशन हो गई है इस वजह से अब ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में, इंडियन मार्केट में आने के लिए रेडी हैं. नहीं, ऐसा भी कोई सेंस नहीं है, राइट. नेक्स्ट है पीपल हैव बिकम मोर क्वालिटी कॉन्शियस. अच्छा, लोग अब ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए कि नहीं मुझे इतने सीसी की नहीं, मुझे इतने सीसी 220 नहीं, मुझे 350 सीसी की गाड़ी चाहिए. तो मतलब लोग क्या ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे ये वाली क्वालिटी नहीं से बेटर क्वालिटी चाहिए, इतना ही पैसा देंगे, भले तुम क्वालिटी के अच्छी दे दो और पैसा भले ज़्यादा ले लो, लेकिन हमको क्वालिटी अच्छी दो. तो क्या लोग ऐसे हो गए? नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस तो लोग पहले से ही है ना. क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी सभी को चाहिए. फिर कह रहे इंडियन रोड्स आर ऑलरेडी क्लॉग्ड एंड टाटाज न्यू स्मॉल कार इज ओनली गोइंग टू ऐड फ्यूल टू द फायर. कह रहे हैं इंडिया की जो रोड्स हैं वो पहले से ही क्लॉग्ड है, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से भरी पड़ी हैं, और टाटा की जो न्यू स्मॉल कार आई है वो सिर्फ ऐड फ्यूल टू द फायर करेगी. फायर में फ्यूल डालने का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना, वही मीनिंग होती है एडिंग फ्यूल टू द फायर. तो आग में घी डालने का काम करेगी. मतलब रोज पहले से ही इतनी ब्लॉक्ड है, रोज पहले से ही इतनी क्लॉग्ड है. अगर ये टाटा ने जो अपनी न्यू कार निकाली है, न्यू छोटी कार निकाली है, वो और ज़्यादा ट्रैफिक ही लेके आने वाली है. ठीक है, तो क्या टाटा की गाड़ी का कोई भी रिलेशन वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल कंपनी से है? दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी से क्या कोई रिलेशन टाटा की छोटी गाड़ी का है? नहीं है. तो हमारा डी ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है.
नेक्स्ट लिखा है वेरियस मल्टीनेशनल्स हैव रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ कंट्री विद ट्रेमेंडस प्रोस्पेक्ट्स एंड पोटेंशियल। यहाँ पर कह सकते हो कि वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल कंपनीज जो दुनिया की एमएनसीज हैं, जो दुनिया की अच्छी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो क्यों इंटरेस्टेड है, वो क्यों इंडिया में आ गई हैं? क्योंकि उनको पता चल गया है, उनको ये समझ में आ गया है, रिकग्नाइज कर लिया है क्या कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत प्रोस्पेक्ट और पोटेंशियल, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लोगों के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर लोग विलिंग हैं ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए। बट विलिंग कब होंगे? जब उनको मौका मिलेगा तभी तो, है ना। उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर प्रोस्पेक्ट है, वो खरीदना चाहते हैं, बट अगर उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इंडियन मार्केट में भी वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल्स का अवेलेबिलिटी इज देयर सो दैट कि पोटेंशियल को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर ई ही हमारा करेक्ट भी है, क्योंकि बाकी और कोई भी सेंटेंस हमारे वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल्स को डिफाइन नहीं कर रहा है ना। दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरह से कनेक्टेड है ये कोई भी स्टेटमेंट डिफाइन नहीं कर रहा है ई के अलावा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Here it is, the refraction of light is a prism reveals the fact that it forms a convenient medium for spread of light. क्या कह रहे हैं? The refraction of light in a prism. लाइट की जो रिफ्रैक्शन है एक प्रिज्म से, वो रिवील करता है इस फैक्ट को कि वो एक मीडियम, इट फॉर्म्स अ कन्वीनियंट मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ लाइट। वो एक कन्वीनियंट मीडियम फॉर्म करता है कि लाइट अगर प्रिज्म के थ्रू जा रही है तो वो हर जगह स्प्रेड हो जाएगी, राइट। फिर देखो ऑप्शन क्या फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स अ कन्वीनियंट मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ लाइट। देखो यही हमने कहा था कि अगर कोई चीज स्टेटमेंट में लिखी हुई है ऑलरेडी, इट फॉर्म्स अ कन्वीनियंट मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ लाइट, वही स्टेटमेंट आप ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये तो स्ट्रेट अवे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस बताना है तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस वो होता है जो आप स्टेटमेंट के बाद ऐड कर सकते हो। अगर वही लिखी हुई चीज ही आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे तो क्या आप दोबारा ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि री एडिशन का मतलब हुआ आप सेम चीजें दो बार लिखना, सुपरफ्लुअस यूज कहलाता है, जो कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखा है द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स आर एम्बेडेड इन ब्लैक कलर। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि सारे कलर्स का मिक्सचर ब्लैक कलर में है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर में है। ब्लैक में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ब्लैक में बिल्कुल भी मिक्सचर ऑफ कलर्स नहीं है। इट कांट पास लाइट थ्रू इट। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि लाइट का रिफ्रैक्शन, स्प्रेड ऑफ लाइट बहुत कन्वीनियंटली प्रिज्म के थ्रू हो जाता है, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है कि बहुत कन्वीनियंटली मतलब बहुत आसानी से लाइट स्प्रेड हो जाती है प्रिज्म के थ्रू, तो क्या वो ये बोलेगा कि लाइट पास ही नहीं हो सकती, कांट पास थ्रू इट? ये तो ऑपोजिट स्टेटमेंट हो जाएगा ना। और हमने क्या कहा था, स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है इट फॉर्म्स अ डेंसर मीडियम टू पास लाइट थ्रू इट। ये काफी डेंस मीडियम फॉर्म करता है। अगर डेंस मीडियम हो जाएगा तो लाइट कम पास होएगी ना, डेंस मीडियम हो जाएगा तो कम लाइट पास होगी, राइट। और यहाँ पर हमें क्या बताना है कि वो कन्वीनियंट मीडियम पास कर रहा है जिससे लाइट ज्यादा पास होती है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। फिर लास्ट में लिखा है ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हमने आपको बताया कि ब्लैक कलर मिक्सचर नहीं होता सब कलर का। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो होती है, जो हमारे एलईडी से निकलती है, जो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट होती है, वो व्हाइट लाइट मिक्सचर होता है बहुत सारे कलर्स का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। देखो ऑप्शन नंबर ई ही बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। चलिए अब चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, विच इज द डिसीजन टू रीओपन द ओल्ड एंड क्लोज्ड डाउन लिकर शॉप्स वाज रिसेंटेड बाय द पीपल इन द सिटी। अच्छा, कह रहे हैं कि जो ओल्ड और क्लोज डाउन लिकर शॉप्स हैं, जो बंद हो चुकी हैं लिकर शॉप्स, शराब की शॉप्स जो बंद हो चुकी हैं, जो पुरानी थी और बंद हो चुकी हैं, उनको रीओपन, उनको दोबारा से खोलने का जो डिसीजन है वो सिटी के लोगों के द्वारा क्या किया गया है, वॉज रिसेंटेड, मतलब इसका सपोर्ट नहीं किया गया था पीपल ऑफ द सिटी के द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सम पीपल टुक आउट प्रोटेस्ट मार्च टू द मिनिस्टर्स हाउस, ठीक है।
कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च चलाई थी मिनिस्टर के घर तक। तो प्रोटेस्ट मार्च क्या होता है, जितने भी लोग इस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे हैं वो मिनिस्टर के घर तक गए थे प्रोटेस्ट करते हुए, इसके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करते हुए। ओके, फिर लिखा है द लिकर सेलर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स सपोर्टेड द गवर्नमेंट डिसीजन। लिकर के जो सेलर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो डिसीजन आ रहा है ये अपने आप तो इंसान ले नहीं लेगा कि हम दोबारा से ओपन कर लेंगे, है ना, ये अपने आप तो लेगा नहीं। तो गवर्नमेंट के डिसीजन को लिकर जो बेचते थे या जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ये लोग गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है ये लोग तो सपोर्ट करेंगे ही ना, ये तो ऑब्वियस ही बात है ये लोग सपोर्ट करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि जिसका बिजनेस ही यही है उसके लिए तो ये बेनिफिशियल होगा ना, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, वो तो सपोर्ट करेगा ही, फैक्ट है। फिर लिखा है द रूलिंग पार्टी सीक्रेटली कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो कह रहे हैं एक रूलिंग पार्टी ने क्या किया, एक मीटिंग अरेंज की, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी इंपॉर्टेंट लीडर्स को बुलाने के लिए। तो क्या मीटिंग का कोई लेना देना है इससे रिलेटेड? नहीं, मीटिंग का रिलेशन पीपल ऑफ द सिटी से नहीं है, मीटिंग का डिसीजन लेने से नहीं है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन देने से नहीं है, है ना। तो यहाँ पर और सीक्रेटली क्यों करेंगे जब ये चीज़ सबको बता दी गई है। फिर लिखा है द गवर्नमेंट कमिट टू पब्लिक ओपिनियन एंड विड्रू द डिसीजन टू ओपन द लिकर शॉप्स। फिर कह रहे गवर्नमेंट पब्लिक के ओपिनियन से क्या हो गई, कमिट हो गई, मतलब मान गई, अग्री कर गई और उसने अपना डिसीजन विड्रू कर लिया लिकर शॉप्स को ओपन करने का। तो दिस कैन बी देयर, है ना, क्यों, क्योंकि जब लोग बहुत बुरी तरह से उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बहुत बुरी तरह से उसको नहीं मान रहे, रिसेंटेड का मतलब होता है जब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और लास्ट में दिया है द लिकर बैरन्स विल नॉट अलाउ द क्लोजर ऑफ लिकर शॉप्स। लिकर के जो बैरन्स है, मतलब बड़े बड़े जो बैरन्स होते हैं 20-20 लीटर के, 50-50 लीटर के, लिकर के जो बैरन्स है उसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल लिकर शॉप को क्लोज करने से ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। और बैरन्स आर लिकर जो सप्लाई करते हैं, लिकर बेचते हैं, उनको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर ये कहते हैं लिकर बैरन्स अलाउ नहीं करेंगे क्लोजर का, तो एक बात बताओ, अभी तो ये डिफाइन किया जा रहा है कि ओपन हुई नहीं है, अभी तो डिसीजन दिया है रीओपन करने का, भी ओपन हुई थोड़ी है कि वो क्लोजर का अलाउ नहीं करेंगे। तो ई ऑप्शन एकदम अलग हो गया। देखो अब यहाँ पर कह रहे थे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने की बात आप इस वर्ड से ही निकाल सकते हो, रिसेंटेड से। रिसेंटेड का मतलब ही यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ से रिलेशन में। तो विद्रोह जब वो खुद ही बता रहा है तो आपको अलग से वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा है द लिकर सेलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स सपोर्टेड द गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, लिकर सेलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो सपोर्ट किया, लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही थी, बाकी लोग क्या कर रहे थे सिटी के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो 10 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, वहाँ पे रहने वाले 5000 लोगों की बात मानी जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया और डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिक के ओपिनियन से अग्री कर गई और उसने अपना डिसीजन क्या कर लिया, वापस ले लिया, विड्रू कर लिया, क्या किस चीज़ का, कि उन्हें लिकर शॉप्स खोलना अलाउड अब नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट भी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सिनेमा नो डाउट हैज़ बिकम वन ऑफ द डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, मॉडर्न या करंट। ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न या करंट, जो अभी चल रहा है। ठीक, तो कह रहे हैं सिनेमा को बिना किसी शक के हम कह सकते हैं कि एक डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। कम्युनिकेशन की बात क्यों करें, देखो कई बार लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आती जब उनको समझाई जाती हैं, लेकिन फिर भी जब इसको एक एंटरटेनिंग फैक्ट की तरह, एंटरटेनिंग तरीके से जब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक फिल्म बना के क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है, तो वही बात लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है ना। तो और इसी वजह से अगर आपको पता हो तो कोई भी मूवी में अगर एक्शन सीन, थ्रिलर सीन होता है तो वहाँ पर एक लाइन भी लिखी होती है कि कोई भी चीज़ आपको घर पे ट्राई नहीं करनी, क्योंकि जो भी होता है वो एक्सपर्ट्स की निगरानी में होता है। अगर वो निगरानी में होता है तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि आप इसको भी कम्युनिकेशन ना समझ लें कि आपको भी गाड़ी उड़ानी है और ऐसे निकाल लेना है आदमी को ऊपर से, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो कह रहे हैं सिनेमा नो डाउट, सिनेमा में बिना शक किए बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, डोमिनेंट मीडियम। डोमिनेंट मीडियम का मतलब हुआ कि वो
उसके थ्रू जो बात कन्वे करी जाती है लोग उसको बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है कंटेम्प्रेरी मतलब करंट मॉडर्न वर्ल्ड में। अब देखो इसके आगे क्या लिखना है, इट कैरीज विद इटसेल्फ द पावर टू ट्रांसेंड द लिमिटेशंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इसके पास वो ताकत है कि स्पेस और समय का किस तरह से लिमिटेशंस करना है, कहाँ पर क्या चीज़ करके आप लिमिट लगा सकते हो, इसके पास ये पार है कि किस तरह से स्पेस और टाइम के पार को ये चेंज कर सकता है, ब्यूटिफाई कर सकता है, बेहतर बना सकता है। फिर कह रहे हैं इट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स देखो मूवी देखने कोई एक पर्टिकुलर पब्लिक नहीं है कि हम इसके लिए मूवी बना रहे हैं या इस जॉनर के लिए मूवी बना रहे हैं या इन लोगों के लिए मूवी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मूवी बनाई जाती है तो वो जनरल पब्लिक सभी के लिए बनाई जाती है, सभी को दिखाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी कोई सेंस रखता है। ठीक है, ऑब्वियसली वॉक्स ऑफ लाइफ, हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लिए बनाई जाती है, लेकिन डोमिनेंट मीडियम कैसे है, वो एक मीडियम के रूप में कैसे आ रहा है, इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है। फिर कह रहा है इट कन्वेज बोथ गुड एंड बैड मैसेज। बिल्कुल, अगर मीडियम है तो कह रहे हैं ये गुड मैसेज भी कन्वे करता है और बैड मैसेज भी कन्वे करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मूवी लॉन्च हुई उसमें ये बता दिया गया कि लास्ट में सच की विजय हो गई, कोई जो ट्रूथ जो हीरो था वो जीत गया, लेकिन वहीं पर बहुत सारी चीज़ें विलन से रिलेटेड भी बताई जाती हैं, और जो चीज़ें विलन से रिलेटेड बताई जाती हैं वो बैड मैसेज कन्वे करती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बुराई की बातें बता दी जाती हैं जिसको बच्चे हो सकता है कभी कभी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे। फिर डी में कह रहा है इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। क्या सिर्फ और सिर्फ मूवीज के थ्रू ही लोग अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं? नहीं, गैदरिंग्स भी होती हैं, सोशल गैदरिंग्स भी होती हैं, आप वहाँ चले जाओ, लाइव इवेंट्स होते हैं वहाँ चले जाओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। रेडियो भी है, एंटरटेनमेंट का ही एक वो स्रोत है ना। तो यहाँ पर ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द कॉमन मैन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जिस तरह से ये एक आम आदमी के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उसको जिस तरह से उसकी लाइफ में जो चेंजेस लाती है वो इग्नोर नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अगेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसेंड करने मतलब ब्यूटिफाई करने की, चेंज करने की बात कर रहा है कि किस तरह से समय को और टाइम को देखते हुए लोगों को चेंज किया जा सकता है, लोगों का माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। अगर आज की दुनिया में अगर देखो तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कुछ पेरेंट्स हैं जो हो सकता है पुराने ज़माने से आए हो सकता है कि उनकी थिंकिंग ओल्ड या ऑर्थोडॉक्स हो, पुराने ज़माने की हो, लेकिन अगर वो सीधे सीधे अपने बच्चों के साथ बढ़ना स्टार्ट करे तो वो आज के ज़माने में भी स्पेस और टाइम इन दोनों चीज़ों को मात देकर अपने बच्चों की जैसे ही थिंकिंग रख रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा इन कंपैरिजन विद द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये देखते हैं कि हाँ अगर बच्चा ये नहीं करता तो वो कुछ गलत काम में लग जाता है, अगर उसको एक नहीं सही रास्ता नहीं मिलता तो वो उसमें भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता जिसमें वो एक्चुअली करना चाहता है, उस पर भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता और उस पर भी नहीं करता जिससे आप उस पर ज़बरदस्ती करा रहे हैं। तो अब पेरेंट्स का माइंड भी एकदम खुले दिमाग का हो गया है कि हाँ ठीक है, बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है ही शुड और शी शुड गो फॉर दैट, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, लिख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट भी है। ठीक है, अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ एंड इट सेज द इंडियन सिस्टम इज विटनेसिंग द राइज ऑफ फ्रेशली जनरेटेड वेल्थ विच आर लेजिटिमेटेड अर्निंग्स। अच्छा ठीक है, कह रहे इंडियन सिस्टम जो है वो इस समय जो अभी अभी जनरेट की हुई वेल्थ है उसमें राइज विटनेस कर रही है, मतलब राइज देख रही है। क्यों? विच आर लेजिटिमेट अर्निंग्स, जो कि एक लीगल अर्निंग्स है, इलीगल कुछ नहीं है। लेजिटिमेट का मतलब लीगल है, ठीक है, लीगल अर्निंग्स है। देखो अब यहाँ पर अगर हमने इंडियन सिस्टम के बारे में पॉजिटिव बात करी है कि उनकी वेल्थ बढ़ रही है और ये वेल्थ भी लीगल अर्निंग्स है, कुछ गड़बड़ करके नहीं कमाया गया है। ठीक, देखो ऑप्शंस में क्या लिखा है, द बूम इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली बात है, देखो हमने क्या लिखा है कि अभी अभी जो वेल्थ जनरेट हो रही है
जो लीगल अर्निंग्स हैं वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को रिलेट कर रहा है कि नहीं, है ना। कंट्री की अगर इकोनॉमिकली कंट्री बढ़ रही है तो ये तो कनेक्ट आप करा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट में लिखा है द सॉफ्टवेयर बूम इज चेंजिंग द प्रोफाइल ऑफ द कंट्री इन द न्यू मिलेनियम। न्यू मिलेनियम में सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में जो बूम आया है, जो बढ़त हुई है, उसकी वजह से कंट्री की प्रोफाइल चेंज हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्रोफाइल चेंज हो रही है, बस हमने ये कहा है कि उसमें वेल्थ ज़्यादा जनरेट हो रही है और ये वेल्थ भी लीगल अर्निंग्स है, इलीगल कुछ नहीं है, ठीक। फिर लिखा है ऑल्दो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, भले ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, द स्पेक्टर ऑफ ह्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लूम्स लार्ज, फिर भी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से इसको ये बढ़ नहीं पाती है उतना। तो कह रही है कि ग्रो तो कर रही है, अर्निंग्स भी अभी हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उन अर्निंग्स को वहीं पर खुद ही यूटिलाइज कर ले रहे हैं और वो कुछ सेविंग्स करके आगे नहीं बढ़ पा रही है, कंपनी कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पा रही है। तो ये चीज़ करेक्ट है, लेकिन कंट्री के बारे में यहाँ पर नेगेटिव भी कहा गया है, ठीक है। पॉजिटिव कहा गया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव भी कहा गया है। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात कही गई है कि ये क्या है, वेल्थ जो अभी जनरेट कर रहा है वो लीगल अर्निंग्स के थ्रू जनरेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। डी में लिखा है द कंट्रीज डेमोग्राफिक प्रोफाइल वुड चेंज विद द लिस्ट ऑफ रिच हाउस होल्ड्स गोइंग अप। एक बात बताओ, जब हम कह रहे हैं कि इंडिया एज अ होल, इंडियन सिस्टम में वेल्थ आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि घरों में भी वेल्थ चली जाएगी। अगर इंडिया में पैसा कमा रहे हैं तो किसी ने कह दिया तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि तुम्हारे अकाउंट में सही में आ गया। तो रिच हाउस होल्ड्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे हम किसी भी सेंस में। फिर कह रहा है द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिपेंड्स ओनली ऑन द लिटरेट पॉपुलेशन। कह रहे कंट्री अगर बढ़ती है, इकोनॉमी अगर उसकी प्रोग्रेस करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट किस पे है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट पॉपुलेशन पे है। नहीं, ऐसा कोई सेंस नहीं दिया गया और कहीं पर कह भी नहीं सकते आप कि कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ई भी यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बचा हुआ है, जो लीगली किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। और लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट भी है। तो सॉफ्टवेयर सेक्टर में बूम मतलब बढ़त आने की वजह से कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसमें वेल्थ भी जनरेट हो रहा है और ये वेल्थ लीगली जनरेट किया जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में लिखा है अ फॉरेन सिटीजन एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप थ्रू नेशनलाइजेशन। ओके, कह रहे हैं फॉरेन सिटीजन अगर कोई है और उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए नेशनलाइजेशन के थ्रू, वैसे तो कई सारी तरीके हैं, लेकिन नेशनलाइजेशन के थ्रू चाहिए तो किस तरह से मिलेगा। देखो, मस्ट बिलोंग टू एनी कंट्री विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। एक बात बताओ, कह रहे मस्ट बिलोंग टू एनी कंट्री, किसी भी कंट्री को बिलोंग करना चाहिए। अब अगर हम बोल रहे हैं फॉरेन सिटीजन है, तो फॉरेन का मतलब क्या हो गया, हमारी कंट्री के बाहर की किसी कंट्री का है ना, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो पॉसिबिलिटी हर केस में होगी, तो ये तो हटा दो। नेक्स्ट कह रहे हैं मस्ट कीप द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री बिफोर एक्वायरिंग इट। ठीक है कि इंडियन नेशनलाइजेशन पाने से पहले, इंडियन सिटीजनशिप पाने से पहले उसको किसी और कंट्री का सिटीजनशिप भी होना चाहिए, लेकिन ये भी अगेन वही फैक्ट है जो हमने ए में लिखा हुआ है ना। फिर कह रहे हैं मे एक्वायर इट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस ओनली, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में ही उसको मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं मस्ट ईदर रिसाइड इन इंडिया और सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखो हमने क्या कहा है कि इंडिया में नेशनलाइजेशन के थ्रू उसको सिटीजनशिप चाहिए, नेशनलाइजेशन के थ्रू। तो नेशनलाइजेशन के थ्रू कैसे करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब आप पार्ट बन जाओगे तो ही आप नेशनलाइजेशन डिफाइन कर सकते हो। तो कह रहे हैं या तो वो इंडिया में 1 साल के लिए रहे या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 साल तक क्या करे, सर्व करे, मतलब उसमें काम करे। कब से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस डेट पर क्या करे वो, जिस डेट पर एप्लीकेशन फाइल करेगा उससे पहले 1 ईयर तक वो या तो इंडिया में रह चुका हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुका हो। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी जिसके थ्रू आप नेशनलाइजेशन के थ्रू एक इंडियन सिटीजनशिप पा सकते हो। नेक्स्ट लिखा है कैन नॉट अलाउ अदर कंट्रीज सिटीजनशिप टू कंटिन्यू। अच्छा,
ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई तो आपको अलाउड नहीं होगा कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आप उस समय कंटिन्यू कर सकें। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि यही है जो नेशनलाइजेशन के थ्रू डिफाइन कर रहा है। वहां पर एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, ये आपको देखना है कि फॉरेन सिटीजन को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए लेकिन नेशनलाइजेशन के थ्रू चाहिए। तो नेशनलाइजेशन के थ्रू चाहिए तो या तो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ काम करो 1 साल तक, या फिर इंडिया में आप रह चुके हो 1 साल तक, और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। जब पूरा 1 साल हो चुका हो उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन योर स्क्रीन एज वेल। ठीक, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें लिखा है मेडिकल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द इफेक्ट्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी आर टू डेबिलिटेटिंग टू लीव इट्स कंजम्पशन टू चॉइस। कह रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि आयोडीन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, उसके इफेक्ट्स कंजम्पशन की, किसी भी चीज़ के कंजम्पशन को आपकी चॉइस पे नहीं छोड़ते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। लिखा है सबसे पहले इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाय एन एक्सपेक्टेंट मदर इज द कॉज ऑफ अंडर डेवलप्ड ब्रेन इन एन अनबॉर्न बेबी। कह रहे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इनसफिशिएंट इनटेक होता है, मतलब जितना उनको खाना चाहिए उतना वो नहीं खाते हैं, जितना उनको अपनी बॉडी को देना चाहिए उतना अगर वो नहीं देते हैं, तो एक्सपेक्टेंट मदर मतलब जो आगे आने वाले समय में मदर बनने वाली हैं, उनके बेबी का, अनबॉर्न चाइल्ड का अंडर डेवलप्ड ब्रेन इसका कारण होता है। ठीक है, किसका कारण होता है कि दिमाग अगर किसी बच्चे का पूरी तरह से नहीं बना है तो इसका कारण ये होता है कि बच्चा जब पेट में था तो माँ ने उतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं खाए जितने उनको खाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ये आयोडीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। बी में लिखा है सम पॉलिटिकल लीडर्स आर्ग्यू दैट द कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। पॉलिटिकल लीडर्स मतलब अच्छा ये करने लग जाएंगे, इस बात पे बहस करने लग जाएंगे कि तुम्हें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना है या नहीं खाना है, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के पास और कुछ नहीं बचा है, वो नमक को बेचना शुरू कर देंगे और नमक को बताएंगे कि तुम नमक खा सकते हो, तुम नमक नहीं खा सकते हो, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम नमक खा सकते हो। पॉलिटिकल लीडर्स के पास और कोई काम नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सेंस ही नहीं बना रहा है। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग द सीरियस हेल्थ हैजार्ड ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी कैन बी ओवरकम बाय द कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। बिल्कुल कह रहे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, सीरियस हेल्थ हैजार्ड हो जाता है, जो बहुत बड़ी डिजीज हो जाती है, किसके थ्रू? आयोडीन की डेफिशिएंसी के थ्रू, उसको आप पूरा कर सकते हो। आयोडीन की कमी के थ्रू जो हेल्थ हैजार्ड हो जाता है, जो डिजीज हो जाता है, उसको ओवरकम किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? आयोडाइज्ड सॉल्ट को कंज्यूम करके। तो ये तो सेंस करेक्ट है ना, ये सेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी की ही बात हमने क्वेश्चन नंबर 10 में करी भी है। डी में लिखा है नॉट ऑल रिलीजन्स ऑफ द कंट्री आर आयोडीन डेफिशिएंट। क्या हमें और नॉट ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री के सभी रीजन्स में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो ये तो पर्सनल के ऊपर डिपेंड करता है ना, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी से यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। फिर कह रहे हैं टू बी हेल्दी वी नीड अ बैलेंस डाइट। ऑब्वियसली बात है कि हेल्दी रहने के लिए सभी को एक बैलेंस डाइट की जरूरत रहती है। कोई ज़्यादा जंक फूड खाता है उसका पेट निकल जाता है, कोई ज़्यादा जंक फूड खाता है उसके लिवर में प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जहाँ पर आपको प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, सब कुछ, कैल्शियम, सब कुछ इक्वल अमाउंट में मिले, जहाँ जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, राइट। सो आयोडीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम कहाँ से पूरी करी जा सकती है? आयोडाइज्ड सॉल्ट से पूरी करी जा सकती है। तो यहाँ पर कंजम्पशन को डिफाइन कर रहा है इन अकॉर्डिंग्स विद डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यूज है एंड मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमने मार्क किया था। तो यहाँ पर एंड करते हैं हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको ऑप्शंस को स्टेटमेंट से रिलेट करना है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे जो उसी को डिस्प्ले कर रहे होंगे जो आपके ऑप्शन में, जो आपके स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल इग्नोर कर देना है।
कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जो आपके स्टेटमेंट को, कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो आपके स्टेटमेंट की मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो उसको भी आपको इग्नोर कर देना है। आपको वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है जो आपके क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट के लिए एक लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट का रूल प्ले करेगा, मतलब जो उसको एक्सप्लेन करेगा या तो वो क्यों हुआ है, या फिर उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हो, या फिर उसका कॉज क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या है, या उसका सोल्यूशन क्या है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ही कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस की एक्सरसाइज बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस सेशन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ।